अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिंदा वही है जिसके हौसलों के तरकस में कोशिशों की तीर बची है। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कल के बारे में। तो कल मैंने 2 ही टॉपिक बताया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी। जैसा कल मैंने बताया हुआ था, मेरी तबीयत डाउन थी तो ज़्यादा नहीं मैं बता पाई थी। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में, किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और पढ़ा था हम लोगों ने एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, और एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए कल मैं ज़्यादा नहीं बता पाई थी, तो चलिए आज कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? पहले रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन ये भी क्या है? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित तभी कहा जाता है जब उसमें रिप्रोडक्शन का भी क्रिया हो, प्रजनन का भी क्रिया हो, तभी वो लिविंग क्राइटेरिया में फिट बैठती है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट आती है। तो चलिए जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का क्या हुआ मतलब? प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब वो प्रजनन की क्रिया। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में प्रजनन, जैसे अपनी जैसी जाति को जन्म देना, अपनी जैसी जाति का निर्माण करना क्या होता है? प्रजनन होती है। अपनी जैसी जाति का जन्म, अपनी जैसी जाति को जन्म देना ही क्या होता है? प्रजनन होता है। जैसे हम सब जानते हैं जो मैमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन अलग होता है। ठीक है, काऊ, बैफेलो, मंकी, गॉट, इन सब की क्या जाति है? अलग है। सब में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रही है। मतलब सब एक दूसरे से विभिन्न जाति के हैं और सब में क्या हो रही है? रिप्रोडक्शन की क्रिया हो रही है, प्रजनन हो रही है, जो अपने अपने जाति का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, सरवाइव करने के लिए ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग पृथ्वी पे सरवाइव करने के लिए अपनी अपनी जाति का क्या कर रहे हैं? निर्माण करने के लिए डोमिनेट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? मतलब अपना वहाँ प्रभाव बना रहे हैं। ठीक है, अपना स्टेबिलिटी बना रहे हैं, अपने आप को सरवाइव कर, अपने आप को जाति को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी जैसी जाति को जन्म देना, अपनी जैसी जाति का निर्माण करना ही क्या होता है? प्रजनन होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? जिसमें न्यू मतलब कोई नया प्रजाति बनता है अपने क्या बोलते हैं? पेरेंट्स के द्वारा। मतलब हम पेरेंट्स के द्वारा जब एक बच्चे का जन्म होता है, ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक, 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होता है। पहला क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन इसका हिंदी। और चलिए जानते हैं दूसरा क्या होता है? एसेक्सुअल, और लैंगिक। ठीक है, पहला सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ऐसा रिप्रोडक्शन जो गैमेट के थ्रू हो। ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो। तो मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जो गैमेट के थ्रू, जिसमें ना 2 पेयर जो जोड़े में हो। ठीक है, जिसमें जोड़ा जैसे मेल स्पर्म और फीमेल ओवम। ठीक है, गैमेट क्या हुआ? दो गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। तो दोनों का जब फ्यूजन होता है, ठीक है, दोनों का जब फ्यूजन होकर के कोई न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म हो, ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है? दो जोड़ा, मतलब जोड़े का जरूरत पड़ता है, एक फीमेल का और एक मेल का, मतलब 2 गैमेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, 2 गैमेट का जरूरत पड़ता है, स्पर्म का और ओवम का। स्पर्म का हिंदी हो गया शुक्राणु का, ओवम का अंडाणु। ठीक है, तो क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट।
ठीक है। तो जिसमें क्या बोलते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, सीधा सा बात आप समझिए, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। क्या होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, जिसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, एक न्यू ऑफस्प्रिंग, एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण हो, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं आगे। यहाँ फिगर में देखिए मैंने डायग्राम बनाया। बायोलॉजी में ना, बायोलॉजी में सबसे अच्छा तरीका आप लोग को प्रैक्टिकली, मतलब आप लोग को सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज़ को याद रखने के लिए, आप लोग डायग्राम के थ्रू बना लीजिए। डायग्राम के थ्रू क्या होता है, शॉर्टकट भी हो जाता है और आप लोग को समझ में भी जल्दी आएगा। तो बायोलॉजी क्या है, जितना आप डायग्राम या फिगर बना करके समझोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा, और वो क्या होता है एक शॉर्टकट में भी समझ में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, वही बात को फिगर में देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। फीमेल, देखिए यहाँ पे एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है, एक फीमेल और एक मेल है। तो फीमेल में देखिए, फीमेल में क्या हुआ, एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। तो जब फीमेल का गैमेट, फीमेल गैमेट क्या हुआ, ओवम हुआ, ठीक है, और मेल गैमेट क्या हुआ, स्पर्म हुआ, ठीक है। जब फीमेल का अंडाणु और मेल का स्पर्म, शुक्राणु, जब दोनों एक जगह जाके मीट होते, जब मिलते हैं, ठीक है, जब मिलते हैं तो वहाँ क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है वहाँ, वो दोनों मिल करके क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज करके क्या होते हैं, निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं, जाइगोट का, ठीक है। वहाँ क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का हिंदी का युग्मनस, ठीक है, वहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वही जाइगोट से फिर क्या बनता है, उस जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। उस जाइगोट से क्या होता है, मतलब उस जाइगोट से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो, भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। वही भ्रूण धीरे धीरे डेवलप होकर के क्या बनता है, एक ऑफस्प्रिंग, एक बच्चा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जिसमें सेक्सुअल मतलब हो गया जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उसी को बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें ज़रूरी है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए मतलब ये देखिए मेल जो मतलब ये होता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, उसके पेयर मतलब 23 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और फीमेल में भी 23 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो टोटल जो होता है 46 क्रोमोजोम्स होता है। तो हम लोग क्रोमोजोम्स के बारे में भी हम लोग आगे अभी जानेंगे, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं दूसरा मतलब टाइप पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिफर्स टू द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, इसमें ना मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी नहीं होता है। इसमें कोई एक, जैसे प्लांट में देख लीजिए, उसका कोई भी एक पार्ट, मतलब कोई भी भाग टूट करके गिरता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो न्यू प्लांट बना लेता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें ना सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ कोई एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं क्रोमोजोम्स पे, ठीक है। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, धागे की तरह होता है क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। मैंने डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये सब मैंने पहले प्रीवियस वीडियोज में बता चुका, इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, और फिर जब ये सब देखिएगा ना तुरंत समझ में आपको आ जाएगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्रोमोजोम किस चीज़ से बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन। डीएनए किस चीज़ से बना रहता है, हमने बताया था मैंने, हिस्टोन प्रोटीन से बना रहता है। और क्रोमोजोम किस चीज़ से मिल करके बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। क्रोमोजोम नेम गिवन बाय वेल्डेयर, ठीक है। क्रोमोजोम जो नाम है किसके द्वारा दिया गया था, वेल्डियर, WELDYER, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवर बाय प्रुकिंजे। क्रोमोजोम का डिस्कवरी किसने किया था, प्रुकिंजे ने किया था। और प्रुकिंजे याद है आप लोग को, मैंने एक जगह और बताया था, ठीक है,
तो मैं यहाँ जैसे जैसे आते जाएगा कोई कोई पॉइंट जो पीछे से लिंक्ड रहेगा मैं वहाँ रिवाइज करवाते जाऊँगी। मैंने प्रुकेंजे एक और जगह बताया था, प्रुकेंजे और किसका डिस्कवरी किए थे, प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनिज्म मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका है, वहाँ जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे भी प्रुकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को रिवाइज होते जाएगा, इसीलिए मैं जहाँ जहाँ जो पॉइंट आते जाएगा आगे, वो जो अगर पीछे से लिंक्ड रहेगा मैं वहाँ आगे बताते जाऊँगी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या था, प्रोटोप्लाज्म क्या था, वो सेल ऑर्गेनेल था जो साइटोप्लाज्म और प्लस ऑर्गेनेल से मिल करके, साइटोप्लाज्म लिक्विड होते थे और ऑर्गेनेल क्या हुए, सॉलिड हुए, दोनों से मिल करके बने हुए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोमोजोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स एंड आर फाउंड इन डीएनए एंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्रोमोजोम्स जो है हमेशा पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है, जोड़े में पाए जाएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके वो क्या होंगे, पेयर्स में होंगे। और कहाँ में पाए जाते हैं ये मैंने पहले भी बताया, डीएनए में क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। न्यूक्लियस वाले में मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया, देख लीजिएगा डीएनए न्यूक्लियस सबके बारे में, वहाँ भी मतलब क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। क्रोमोजोम्स बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोजोम्स तभी दिखेंगे जब सेल का डिवीजन होगा, जब सेल डिवाइड होंगी तभी क्रोमोजोम हमें नज़र आएंगे, ऐसे क्रोमोजोम्स नहीं दिखेंगी। और मैंने एक क्या बताया था, एक और चीज़ है जो सेल डिवीजन के वक्त ही नज़र आती है, क्या था याद है आप लोगों को, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस का जो पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियोलस, वो भी सेल डिवीजन के टाइम ही नज़र आती है। वो क्या होती है, सेल डिवीजन जब होता है तभी दिखेंगी। तो एक कौन सा, एक क्रोमोजोम्स बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और एक क्या था, न्यूक्लियस का पार्ट था न्यूक्लियोलस, वो भी सेल डिवीजन के वक्त दिखाई देती है। तो मैंने बोला है आप लोगों को कि जहाँ जहाँ कॉमन कुछ होगा, जहाँ जहाँ लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ पहले मैंने बता चुका, वो मैं फिर से रिवाइज कराते जाऊँगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोजोम्स डिसाइड्स द बेबी इज बॉय और गर्ल या डिसाइड्स द जेंडर। ये क्या होता है, ये क्या चीज़ डिसाइड करता है, ये जेंडर डिसाइड करता है क्रोमोजोम्स कि जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो क्या करता है, ये जेंडर डिसाइड करने का काम करता है। चलिए अब देखते हैं, जानते हैं कि किसमें कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कितना क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो इन ह्यूमन में क्या है, हम लोग जानते हैं 23 पेयर्स। ठीक है, पेयर में क्या 23 होता है, और टोटल कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, 23 + 23 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 46 पेयर, सॉरी टोटल 46 होगा और 23 पेयर्स होगा। ठीक है, ह्यूमन में। अब देखिए मंकी में क्या हुआ, टोटल 48 हुआ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पेयर अलग अलग कर करके कि कितना होगा। तो टोटल कितना है, 48 होता है मंकी में। डॉग में टोटल कितना है, 78 टोटल। ठीक है, फ्रॉग में टोटल क्या है, 26 टोटल क्रोमोजोम्स। मॉस्किटो में कितना होता है, मॉस्किटो में बहुत कम, सबसे कम रहता है, 6 टोटल पेयर होता है। ठीक है, 6 टोटल होता है क्रोमोजोम्स। ठीक है, एलिफेंट में कितना होता है, 56 टोटल क्रोमोजोम्स। और ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला एक मक्खी की प्रजाति है। ठीक है, उसमें कितना होता है, 8 टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक, देखिए अब सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम्स जो होता है, मोस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन, सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होता है, वो क्या है, ओफियोग्लोसम रेटिकुलम। ये ना बायोलॉजिकल नेम है, प्लांट है ये, ओफियोग्लोसम रेटिकुलम। किस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है, फर्न प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है ओफियोग्लोसम रेटिकुलम। तो इसमें ना फर्न प्लांट में सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। कितने, 630 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, 630 पेयर। तो आप टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा इसका, 1260। ठीक है, 1260 क्रोमोजोम्स टोटल रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, और अब आगे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 2 तरीके के क्या होते हैं क्रोमोजोम्स हमारे ह्यूमन मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, 46 टोटल हो गया, 23 पेयर हो गया, पेयर में 23 और टोटल कितना हो गया, 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी।
ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर हुए, 23 पेयर हुए। इन 46 क्रोमोजोम में 22 पेयर क्या होता है, कॉमन हो गए। क्या होता है, 22 पेयर क्या हो गया, कॉमन हो गए। तो 2 टाइप्स का कौन कौन सा हुआ, ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक है। एक हो गया ऑटोसोम, एक हो गया एलोसोम। तो देखिए ऑटोसोम क्या होते हैं, इन 46 क्रोमोजोम में 22 पेयर तो कॉमन हो गए, ठीक है। 22 पेयर क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों मेल और फीमेल में इक्वल 22 पेयर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ऑटोसोम है, ठीक है। वो क्या है, ऑटोसोम है, ठीक है। जहाँ पे इक्वल क्रोमोजोम्स होगा, ठीक है, इक्वल होगा, 22 पेयर इक्वल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ऑटोसोम हो जाता है, ठीक है। 22 पेयर होगा जिसमें टोटल 44 होगा, इक्वल हो जाएगा। एलोसोम क्या है, एलोसोम क्या है, उसमें मेल और फीमेल में क्या होगा, एक पेयर होगा, ठीक है। क्या होगा, एक पेयर का मतलब टोटल हो गया 2 टोटल, ठीक है ना, 2 टोटल क्रोमोसोम होगा और पेयर में कितना होगा, एक पेयर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 22 और 22 हो गया ऑटोसोम में, एलोसोम में 1, तो टोटल कितना हो गया, 23 हो गया। और क्या बोलते हैं, टोटल मतलब हो गया 23 पेयर, ठीक है, पेयर में हो गया 23। और फिर यहाँ पे एक मतलब 22 हो गया, सॉरी 44 हो गया ऑटोसोम में, और यहाँ हो गया 2, मतलब टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। कितना हो गया, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गया। तो अब देखिए एलोसोम में एक पेयर होता है, टोटल हो गया 2, ठीक है, टोटल हो गया 2। और बट एलोसोम में क्या है, एक पेयर अलग अलग मेल में एंड फीमेल में है, ठीक है। एक पेयर है तो इसमें ना अलग है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। मेल में क्या है, XY है, और फीमेल में क्या है, XX है, ठीक है। और ऑटोसोम में क्या है, इसमें कॉमन रहते हैं, इसमें ना कॉमन, मेल में भी उतना ही रहेगा, फीमेल में भी उतना ही रहेगा, और दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, इक्वल रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन एलोसोम में क्या है कि एक पेयर रहते हैं, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 2 रहते हैं, लेकिन मेल में क्या होते हैं, अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, ठीक है। तो XX जो होता है वो क्या हुआ, बेबी गर्ल हुआ। जब X और X यहाँ देख लीजिए, X और X क्रॉस करवाएं तो X और X क्या हो गया, जब एक मेल से जब एक क्रोमोजोम्स आएगा, एक क्रोमोजोम्स मेल से आई और एक क्रोमोजोम्स फीमेल से आई, ठीक है, तो XX हो जाएगी। और एक क्रोमोजोम्स मतलब फीमेल से आई, एक क्रोमोजोम X मेल से आई, तो XY हो गया। तो ये क्या हुआ, बेबी बॉय। अगर XY बेबी गर्ल और XY हुआ तो बेबी बॉय, ठीक है। अब जो है इधर गर्ल और बॉय है, इसमें क्या है, 44 क्रोमोजोम्स तो आना ही आना है, ठीक है। अगर गर्ल और मतलब क्या बोलते हैं, जब अगर गर्ल और बॉय है, ठीक है ना, गर्ल और बॉय है तो उसमें क्या है, 44 क्रोमोजोम्स आना ही आना है, ठीक है। 44 क्रोमोजोम्स किधर से आएगा, ऑटोजोम से आएगा, ठीक है। वो क्या है, आना ही आना है। 44 क्रोमोजोम्स किधर से आएगा, ऑटोजोम से आएगा उसमें, ठीक है। ऑटोजोम से 44 आएगा ही, ठीक है, वो कॉमन है, ठीक है। अब इस बच्चे में 2 क्रोमोजोम्स की कमी है। अब क्या हो गया, 44 किसी बच्चे में, ठीक है ना, 44 टोटल क्रोमोजोम्स, ठीक है, आएगा ही। 22 किससे आएगा, मेल से आएगा, और 22 किससे आएगा, फीमेल से आएगा, ये कॉमन है। तो ये क्या है, 44 ऑटोजोम से आएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, अब इसमें क्या 2 का कमी हो गया, क्या कि टोटल 46 होना चाहिए, तो 2 क्रोमोजोम्स की कमी है। अब क्या होगा, इस पेयर अब क्या होगा, एक पेयर आएगा पापा से, ठीक है, मेल से, ठीक है, एक पेयर आएगा किससे, मम्मी से, ठीक है, फीमेल से, ठीक है। क्या होगा, टोटल 44 है, ठीक है, मतलब जो आया है ऑटोजोम से 44 आया, कॉमन है। लेकिन अब 2 की कमी है, तो अब क्या होगा, और एलोजोम से क्या होगा, एलोजोम से आएगा, तो एलोजोम से क्या होगा, एक मतलब एलोजोम से क्या होगा, एक पेयर क्या आएगा, पापा से, और एक होगा मम्मी से आएगा। जैसे X पापा से आया और X मम्मी से आया तो XX हुआ, और अगर X मतलब Y पापा से आया, X मम्मी से, तो XY हो गया। तो ये क्या, ये किससे होगा, एलोजोम से जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब XX होगा तो बेबी गर्ल, और XY होगा तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं X मतलब देखिए, तो अब देखिए अगर मेल से X आ गया एंड मम्मी से भी X आ गई तो क्या होगा, XX तो बेबी गर्ल हो गई। एंड अगर Y फादर से एंड X मदर से तो XY बनेंगे, तो क्या होगा, बेबी बॉय हो गई, ठीक है।
तो अब देखिए हम मतलब जो है ना हम लोग मतलब यहाँ अभी भी क्या बोलते हैं, गर्ल बेबी गर्ल होने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, मदर को ठहराया जाता है। लेकिन बेबी गर्ल होने का जिम्मेदार मदर नहीं होती, कि मदर में तो एक्स क्रोमोजोम्स है, फादर में ना डिफरेंस क्रोमोजोम XY है। तो बेबी गर्ल होने का जिम्मेदार कौन होते, फादर होते हैं, ठीक है ना, मदर नहीं होती है, ठीक है। वो तो जेनेटिक है, ये तो जेनेटिक है, लेकिन फिर भी मतलब फीमेल को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा, ये मेल के क्रोमोजोम्स पर डिपेंड करता है। क्या होता है, मेल के क्रोमोजोम्स पर डिपेंड करता है बेबी बॉय बेबी गर्ल होना। मदर्स के क्रोमोजोम नहीं, मदर्स का XX क्रोमोजोम्स है, फिर मेल में XY है। तो अगर मेल से XX मतलब XX अगर मेल का X और फीमेल का X क्रोमोजोम्स मीट करेगा तो बेबी गर्ल होगी, और मेल का Y और फीमेल का X तो बेबी बॉय होगा। तो और जो क्रोमोजोम्स होता है बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा, ये मेल के क्रोमोजोम्स पे डिपेंड, किसके क्रोमोजोम्स पे डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोजोम्स पे। वैन क्रोमोजोम्स मतलब आप देखिए मतलब एलोजोम जो है, ये इसको क्या बोला जाता है, दीज क्रोमोजोम्स आर सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोजोम्स, ठीक है। इसको ना सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोजोम्स कहा जाता है एलोजोम को, ठीक है। ये ना ये डिसाइड करेगा, ये इसी क्रोमोजोम्स के कारण पता चलेगा कि क्या है, फीमेल है या मेल है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं बच्चा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, किसके क्रोमोजोम्स के से पता चलेगा, एलोजोम्स के क्रोमोजोम्स से, ठीक है। क्योंकि ऑटोजोम्स तो कॉमन होता है, उसमें कॉमन होता है, लेकिन एलोजोम्स में होता है, क्या होता है, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो इसके क्रोमोजोम्स से ही पता चलेगा कि क्या बोलते हैं बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा, होम क्रोमोजोम्स आर डिटरमाइंड, होम क्रोमोजोम्स आर सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो कौन सा सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोजोम्स है, एलोजोम है, कौन सा है, एलोजोम है। तो यही मतलब ऑटोजोम हुआ और एलोजोम के बीच में डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे जीन, ठीक है ना। क्रोमोजोम्स पे ना क्या होता है, जीन लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो जीन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करते हैं हेरेडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये क्या, ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। जैसे कि हमारा स्किन का कलर हुआ, स्किन हुआ, स्किन कलर हुआ, कैरेक्टर हुआ, ये सब किस पे डिपेंड, किससे आता है, हम जीन से आता है। हम लोग किससे आता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, वो जीन से आता है, ठीक है। और जो बेबी बॉय है और बेबी गर्ल है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्रोमोजोम पे। लेकिन जो हम लोग में कैरेक्टर, ठीक है, जैसे मम्मी का कलर मतलब अगर वाइट है तो बेबी का कलर वाइट हुआ, ठीक है। और पापा का हाइट शॉर्ट है तो बेबी का हाइट शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, जीन पे। जीन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हमारे अंदर कैरेक्टर, ठीक है। पेरेंट्स के जो हमारे माता पिता के कैरेक्टर हम में क्या होता है मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो टू स्टडी अबाउट जीन इज जेनेटिक्स, जीन के बारे में जो पढ़ा जाता है जहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक, वहाँ क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका डिस्कवरी जीन का डिस्कवरी जॉनसन डिस्कवर जीन का डिस्कवरी किसने किया था, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने जीन का डिस्कवरी किया था, ठीक है। अब देखिए एक प्रोजेक्ट हुआ था, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जीनोमी प्रोजेक्ट, इसका एक प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन बॉडी जीनोमी प्रोजेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसमें क्या देखा गया था कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में कितने जीन्स पाए जाते हैं, 25 से 30,000 जीन, कितने 25 to 30,000 जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनील है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका डिस्कवरी किसने किया था, गार्नियर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1897 में डिस्कवरी किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इंडो मतलब हुआ इनसाइड, इनर, प्लाज्मिक हुआ मेम्ब्रेन, और रेटिकुलम क्या हुआ, नेटवर्क। जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जाल की तरह होती है वो, ठीक है। जो मेम्ब्रेन झिल्ली सेल के अंदर क्या होता है, इंडो मतलब
इनसाइड, सेल के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन और रेटिकुलम नेटवर्क, ठीक है। सेल के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है वो कैसे होती है, जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह बिछी हुई रहती है, ठीक है। एक नेटवर्क की तरह क्या होती है, बिछी हुई रहती है सेल के अंदर, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कहाँ पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है, ठीक। इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये एक जाल की तरह मतलब होती है, ठीक है। जाल की तरह क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जाल की तरह झिल्ली होती है, जो कहाँ मौजूद होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, और सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये मैंने पहले बता चुका है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसके बीच में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इसके बीच में पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क जैसा जाल जैसा रहता है, वही टूट करके क्या बनती है, मैक्रो बॉडीज। मैंने माइक्रो बॉडीज में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोज में। मैक्रो बॉडीज कैसे बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज, ठीक है। उसका जो जाल जब वो टूटता है, ठीक है ना, तो क्या बनती है, क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, मैक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने बोला है कि जो मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे पीछे से रिलेटेड है, मैं वहाँ बताते जाऊँगी आगे, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस में भी मैंने बताया है ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंट इन आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये क्या होते हैं, आरबीसी क्या है, ये सेल है जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये रेड आरबीसी में एब्सेंट होते हैं और स्पर्मेटोजोआ में एब्सेंट होते हैं। तो आरबीसी में और क्या क्या चीज़ एब्सेंट होते हैं, जहाँ मैं आरबीसी अगर रहा तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, आरबीसी में और क्या क्या एब्सेंट रहते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होते और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते। तो क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है आरबीसी में। और क्या क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में नहीं पाए जाते। और देखिए स्पर्मेटोजोआ क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में सिर्फ किस बेसिस पे पढ़े हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम लोग ने मतलब मैंने बताया है, ठीक है, कि वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए किसी भी लिविंग में ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाएगा। तो इसी बेसिस पे मैंने थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन का अलग से चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ मैं बताऊंगी स्पर्मेटोजोआ क्या होता है। स्पर्मेटोजोआ ना यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए, सेल होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना स्पर्म का मतलब निर्माण करता है, स्पर्म बनाता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो अब देखिए क्या टॉपिक क्या था, एब्सेंट इन आरबीसी, पॉइंट क्या है, एब्सेंट इन आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ। तो इतना जानिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है किसमें, रेड ब्लड सेल में और स्पर्मेटोजोआ में, ये दोनों नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट नेम ऑफ इंडोप्लाज्मिक, जहाँ मैंने ER लिखी हूँ तो समझ जाइए, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट नेम ऑफ ER वाज इर्जेस्टोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहला नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रखा गया था, इर्जेस्टोप्लाज्म रखा गया था। ER नेम इज गिवन बाय पोर्टर इन 1953। ER नेम जो है, जो इंडोप्लाज्मिक नेम है, फाइनली किसके द्वारा रखा गया था, पोर्टर, PORTER, पोर्टर के द्वारा। कब, 1953, देश आज़ाद होने के बाद रखा गया था, ठीक है। इतना याद रखिए, 1953, ठीक। ER इज ऑफ 2 टाइप्स, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्मूथ ER और रफ ER दोनों क्या होता है, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है, स्मूथ हो गया चिकना और रफ हो गया खुरदुरा, ठीक है। तो द मेम्ब्रेन विच इज कनेक्टेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड इट हैज नो एनी ग्रेन्यूल प्रेजेंट, ठीक है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन के पास रहता है, ठीक है, पाई जाती है, और इसके ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होती है मौजूद, ठीक है। और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल जैसा है, ठीक है, मैंने जैसे बताया एक जाल जैसा है, ये सेल के इनसाइड रहता है, अंदर में रहता है, और कहाँ पाया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके दो टाइप से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो मतलब सेल के पास पाया जाता है, ठीक है, वो सेल के पास पाया जाता है, और उसका नेटवर्क क्या होता है ना, जो उसका नेटवर्क जो है ना घना नहीं होता है, उसका जाल जो होता है वो ज़्यादा घना नहीं होता है, वो उसका जाल जो है घना नहीं होता है। इट हैज़ नो एनी ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल क्या होता है, कण होता है, ठीक है, ग्रेन्यूल क्या होता है, कण होता है, ठीक है, कण होता है, वो किस चीज़ का कण, क्या चीज़ का होता है, राइबोसोम का होता है, क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बारे में मैंने बता चुका है पहले प्रीवियस वीडियोज में। राइबोसोम क्या है, ये राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं प्रोटीन का। तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के पास से जुड़ा हुआ रहता है, और इसके ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये मतलब कोई भी इसके ऊपर कण नहीं पाए जाते। अब देखिए अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, द मेम्ब्रेन विच इज कनेक्टेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन and have teeny particles present called granule are of राइबोसोम, ठीक है। देखिए यहाँ जो बीच मतलब न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास से जो कनेक्ट रहते हैं, जो मेम्ब्रेन जो झिल्ली न्यूक्लियस के पास से कनेक्ट रहते हैं, केंद्रक के पास से कनेक्ट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के पास जो झिल्ली रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगा, उसका नेटवर्क ना बहुत घना रहेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेटवर्क रहेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे ही न्यूक्लियस से थोड़ा मतलब ये हटते जाएगा उसका झिल्ली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिसका झिल्ली कम रहता है वो सेल मेम्ब्रेन, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, नेटवर्क जाल जो है उसका वो कम होता है, लेकिन न्यूक्लियस से जो जुड़ा रहता है वहाँ पे जाल क्या होता है, घना रहता है। और यहाँ जो होता है इसके ऊपर ना ग्रेन्यूल लगे हुए रहते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, इसके ऊपर क्या होता है, छोटे बहुत छोटे कण लगे हुए रहते हैं। और उसमें क्या था, स्मूथ में क्या होता है, उसमें कण नहीं लगे हुए रहते, इसमें क्या होता है, कण लगे हुए रहते हैं। और वो कण क्या चीज़ के बने हुए रहते हैं, राइबोसोम के बने हुए रहते हैं। और उसका काम क्या होता है, प्रोटीन का वो सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे फिगर में जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर का जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ वो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन से जो कनेक्ट हो गया स्मूथ हो गया, ठीक है, वो चिकना हो गया। और जो रफ है, जो जिसका अंदर में देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो छोटा न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वहाँ छोटा क्या पॉइंट डॉट मैंने दिया, वो कण है, ठीक है। वो कण क्या है, राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है। और ये इसका जो न्यूक्लियस के पास जो जाल है वो घना रहेगा, पूरा जो मेम्ब्रेन होंगे वो घना नेटवर्क रहेगा, और जो बाहर रहेगा सेल में उसका नेटवर्क कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ना स्टेबल क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। ब्रेन मतलब ब्रेन होते हैं, इसीलिए बहुत स्टेबल, बहुत पावरफुल होता है। जो भी चीज़ न्यूक्लियस के आसपास पाए जाएंगे वो क्या होंगे, बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो मोर स्टेबल, क्योंकि ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। और लेकिन जो मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे वो लेस स्टेबल होंगे, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहते हैं, वहाँ का नेटवर्क, उसका जाल भी जो होता है वहाँ पे ज़्यादा घना नहीं होता है, ठीक है। और जो अब देखिए इट हैज लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, लिपिड होता है, वसा होता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ग्रेनुअल लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखिए क्या होता है, फंक्शन क्या होता है,
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने अभी बताया, ऊपर बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है छोटे छोटे कण न्यूक्लियस के पास से कनेक्ट रहते हैं, वहाँ पे कण लग जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहाँ जुड़े हुए रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, और इसके ऊपर कोई भी कण नहीं पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, लिपिड बनाते हैं। किस चीज़ का फॉर्म में, लिपिड, वसा बनाते हैं, फैट बनाते हैं। किसके फॉर्म में होता है फैट, स्टेरॉइड के फॉर्म में ये वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज का यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, और आई होप आप लोग को समझ में आए और मैं समझा पाई हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को और अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्ट है, और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और सारे कुछ नोट डाउन कीजिए, ये सब सारे कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।